ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। या हि स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। आज की इस बेला में मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री भागीरेखा श्री न्यूज में उपस्थित हैं। आपके समक्ष ज्योतिष विषय की एक महत्वपूर्ण जानकारी हम चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष कारण और निवारण विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और यह विषय ऐसा है जिसको लेकर के लोगों के अनेक मत हैं और कई प्रकार के भ्रम भी हैं। मैं उन्हीं भ्रमों को क्रमशः दूर करने का प्रयत्न करूंगा। जातक की जन्म कुंडली जो उसके जन्म के समय का ग्रहों का एक नक्शा है, उसमें प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक जातक के जन्म समय की स्थिति के अनुसार राशियां होती हैं और उनमें नवग्रह स्थापित होते हैं और वह नवग्रह उसी स्थिति में रहते हैं जिस स्थिति में उस दिन सौर मंडल में वह ग्रह अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे होते हैं। कौन सा ग्रह कितने अंश का है, कौन सा ग्रह किस राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, शुभ दृष्ट है, अशुभ दृष्ट है, उदय है, अस्त है, बाल है, युवा है, वृद्ध है अथवा मृत है, ऐसे अनेक प्रकार की गणनाएं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम करते हैं और ये अद्भुत ज्ञान हमारे मनुष्यों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। ये परंपरागत ज्ञान है। ऋषिगण हमें ये अमूल्य धरोहर देकर के गए हैं। हमारा आपका उत्तरदायित्व है इस क्रम को आगे बढ़ाते रहें। भगवान कृष्ण कहते हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदैव एतरो जनः शायद प्रमाणं कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते, कि जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, यद्यद् आचरति, आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, ऋषि हैं, अध्यापक हैं, हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, यद्यद् आचरते, वो जो जो आचरण करते हैं, तत्तदैव एतरो जनः, वैसा ही आचरण दूसरे लोग करते हैं, शायद प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाणित कर जाते हैं, लोकास्तद अनुवर्तते, संसार उसी का अनुसरण करता है। आइए हम उसी परंपरा में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, मंगल दोष कारण और निवारण। शास्त्र में आता है लग्ने बैच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर्विनाशा स्यात् भर्तुर्भार्या विनाशनम, ये श्लोक आता है। कहने का तात्पर्य है कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इन स्थानों पर यदि कहीं पर मंगल है तो वह वर और कन्या
के लिए अनिष्टकारी है अपनी अपनी स्थिति और अवस्था के अनुसार। जब हम मंगल दोष के विषय में विचार करते हैं तो विषय के स्थिति को समझने के लिए हम ये भी प्रयत्न करें कि वे वास्तव में किस प्रकार से हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, और यदि ये मंगल दोष की समस्या है तो क्या इसका कोई समाधान भी है? हाँ, अवश्य है। जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य ही होता है। वैसे तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने मंगल के संबंध में इस तरह की कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने जो मंगल के विषय को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल है तो वो वर और कन्या के लिए स्थिति वश अवस्था विशेष के अनुसार अशुभ फलकारी हो सकता है। कभी कभी माता पिता अपने पुत्र पुत्री की इस कुंडली में मंगल दोष का नाम सुन करके भयभीत हो जाते हैं। मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने स्वयं के ज्ञान के कारण नहीं, अपने ऋषियों के ज्ञान के कारण से जो हमें दे करके गए हैं। मेरे पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, जो ऋषियों ने हमें दिया है उसी को हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके हम एक माध्यम हैं, आप उसे समझिए। मंगल हमेशा अनिष्टकारी नहीं होता। पूर्ववर्ती कारिकाओं की अपेक्षा परवर्ती कारिकाएं जो होती हैं वो अधिक बलवती होती हैं, ऐसा पाराशरोहरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने जी भी कहा है और अनेक विद्वानों ने उनका अनुमोदन किया है। अब विषय क्या है? जैसा मंगल का पृथकताजनक प्रभाव है इन भावों में, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, तो केवल मंगल का अकेला ऐसा प्रभाव नहीं है, इसके साथ में और भी 4 ग्रह हैं। सूर्य है, शनि है, राहु है और केतु है, और 5वां मंगल। ये 5 ग्रह एक जैसा प्रभाव देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनकी दृष्टि में पृथकता रहती है। जिसको देखते हैं वहां पृथकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां गड़बड़ करते हैं, ऐसा भी कभी कभी आता है। लेकिन ये हमेशा मंगल दोष अनिष्टकारी नहीं होता। कहते हैं कि मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर वर की कुंडली में इन्हीं स्थानों में से किसी एक स्थान पर मंगल बैठा है और कन्या की कुंडली में इन्हीं स्थानों में से इन 5 ग्रहों में से सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह बैठा है तो कुंडली एक दूसरे से मिल जाती है, कुंडली का मिलान हो जाता है और उसका विवाह किया जा सकता है। एक विषय। दूसरा विषय ये कि मंगल दोष के अनेक परिहार हैं। पहला तो ये है, मंगल जो है वो भयभीत करने वाला कोई दोष नहीं है, ये कभी कभी सौभाग्यकारी भी बनता है। यदि सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो यह मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में काहल नाम का राजयोग भी बनाता है, तो हमेशा अनिष्टकारी नहीं है। इसलिए इसको समझने का प्रयत्न करना और समझ करके इससे भयभीत न हो करके इसके संबंधित उपाय करना और अपने जीवन को सुखद बनाना, यही परम आवश्यक है। अब ये किस किस स्थिति में कल्याणकारी बन जाता है? अनिष्ट होने के बाद भी देखिए, यदि मंगल अपनी मित्र राशि में हो, यदि मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, मंगल चंद्रमा से केंद्र में हो, मंगल गुरु से केंद्र में हो, मंगल शुक्र से केंद्र में हो, शुभ दृष्ट हो, शुभ भाव में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में हो, मकर राशि में हो, मीन राशि में हो, मेष राशि में हो, ऐसी स्थिति में यह अनिष्टकारी नहीं होता। इसलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 80% कुंडलियों में
मंगल का परिहार उसी कुंडली में हो जाता है। 20% कुंडलियां बचती हैं जिनका परिहार दूसरे कुंडली को देख करके हो जाता है, दूसरी कुंडली से मिलान करने के पश्चात हो जाता है। तो विषय तो बहुत बड़ा है, चूंकि कुछ कम समय में इसे पूरा समझना तो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्रम बढ़ेगा आप सारी बातें इसको समझ लेंगे और इसके भय से आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये मंगल अलग अलग अवस्था के अनुसार, अलग अलग भाव के अनुसार, स्थिति के अनुसार अलग अलग चीज़ों पर प्रभाव डालता है। कभी मंगल धन के ऊपर, कभी मंगल कुटुंब पर, कभी संतान पर, कभी माता के ऊपर, कभी पत्नी के ऊपर, कभी पति की आयु पर, कभी हमारे आपस के संबंधों में। ये मंगल सहित 5 ग्रह अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो अब हम इनके उपाय क्या करें? इनके उपाय करके हम इनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मंगल स्वग्रही हो, उच्च ग्रही हो, शुभ दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो दोष युक्त नहीं होता। शास्त्रीय वचन है, केंद्रे कोणे शुभादिस्थित तिसाडय सप्पे शतग्रहा तदा भौमस दोषो न मदने मदस्तफा। ऐसी स्थिति में मंगल का कोई दोष नहीं होता। यह शास्त्रीय परिहार है, इसलिए इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये राजयोग कारक भी होता है, शुभ कारक भी होता है। कुछ सामान्य से उपाय करके हम इसको आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कई बार ये मंगल विलंब विवाह का कारण भी बनता है। तो उस अवस्था में कन्या है तो कन्या से गुरु अर्थात बृहस्पति के मंत्र का अनुष्ठान करा करके, उसका जप करा करके, मंगल संबंधित दान करके, अन्य ग्रहों से संबंधित दान करके उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। यदि गुरु पाप दृष्ट है तो पाप युक्त है, सप्तम भाव पाप दृष्ट है, पाप युक्त है, तो ऐसे में कई बार ये संभावनाएं बनती हैं कि सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश पर यदि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का, पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो वर और कन्या के दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है वो कष्ट में पड़ जाता है। और कई बार यदि बुध की राशि सप्तम भाव में आ जाए, मिथुन और कन्या, तो चूंकि बुध का एक प्रभाव, बुध को कुमार ग्रह कहा जाता है, तो ये विवाह के प्रारंभ में भी ऐसा प्रभाव दे सकते हैं। उस अवस्था में हम अनेक स्थितियां हैं, शिव जी की पूजा करके, हनुमान जी की पूजा करके, उसके संबंधित यंत्र धारण करके, उसके रत्न को पहन करके और घट विवाह आदि के द्वारा इस समस्या का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह सुयोग कारक भी हो सकता है, हमेशा कुयोग कारक नहीं होता। तो ये आपके समक्ष मैंने संक्षेप में मंगल दोष कारण और निवारण का विषय रखा, और ये विषय आपकी समझ आते रहेंगे और सबके समाधान के सूत्र आपको मिलते रहेंगे। जैसे किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो एक मंत्र है, ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात। इस मंत्र को हल्दी की माला से किसी भी शुक्ल पक्ष में 6ठी तिथि के बाद पड़ने वाले गुरुवार से प्रातः काल से प्रारंभ करें और नित्य कम से कम 1 माला इस मंत्र का जप करें। हल्दी जल में डाल करके स्नान करें, एक पीला वस्त्र धारण करें और पीली वस्तु का दान करें। ऐसा करने से बृहस्पति हमारे अनुकूल होंगे और उनकी कृपा प्राप्त होगी और उस कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। उसके विवाह में जो विलंब का कारण है उसका निवारण हो जाएगा और उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके पति की आयु दीर्घ होगी, उसका स्वयं का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और संतानें जो होंगी वो भी स्वस्थ और बुद्धिमान होंगी। ऐसी स्थिति गुरु के उपाय करने से प्राप्त होगी और सकारात्मक प्रभाव उसका होगा। पुरुष की कुंडली में
भी कई बार ऐसा होता है कि शुक्र कई पाप ग्रहों के मध्य में होता है, जैसे मंगल, केतु और शनि के मध्य में शुक्र पड़ जाए तो कई बार ये उसको देखने से, उसको समझने से हमें लगता है कि वो जीवन संकट में पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि शुक्र पाप दृष्ट है, पाप प्रभाव में है, तो कई बार दाम्पत्य जीवन में पत्नी की ओर से सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते, आपस के संबंध ठीक नहीं रहते। और यदि सप्तम भाव में कहीं बुध बैठा हो, बुध की राशि हो, कन्या राशि हो, तो जीवन में प्रारंभ में ही इसकी पृथकता हो जाती है। इसलिए शुक्र की स्थिति को ठीक करके, उसकी अवस्था के अनुसार कुंडली को देख करके क्या उपाय करने चाहिए, ये सटीक उपाय करने से उस समस्या का समाधान प्राप्त होता है। शुक्र से संबंधित दान करके और शतरुद्री विधान से शिव जी का पूजन करके, रुद्राभिषेक आदि के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करके हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करके नकारात्मक ऊर्जा से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। इसलिए ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और चिंतित होकर के इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सटीक सही समय पर उचित रूप से मंगल से संबंधित उपाय करने पर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। आज हमने विचार किया, बात की मंगल दोष पर। अब हम कुछ और चर्चा करते हैं, जैसे अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान पर। अब विषय आता है कि कुंडली का मिलान कैसे करें। विवाह हम राशि के अनुसार करें, जो जन्म की राशि है, अथवा विवाह हम अपने इस पुकारने के नाम के आधार पर करें, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कहते हैं विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादेव ग्रह गोचरे। विवाह में, समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों में, यात्रा में ग्रह गोचर का शुभ अशुभ जानने के लिए हम राशि नाम का अनुमोदन करते हुए जन्म कुंडली के ग्रहों के निरीक्षण के आधार पर उनका विश्लेषण करते हुए हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह इन सब में उपयोगी है। जैसे धन का लेन देन है, संपत्ति क्रय विक्रय है, वाहन क्रय विक्रय है इत्यादि से संबंधित जो विषय हैं वो हमारे इस चालू नाम, जिसे पुकारने का नाम कहते हैं, इन विषयों को लेकर के हम करते हैं। और अब कई बार भ्रम होता है कि राशि हम कौन सी देखें, जन्म की राशि देखें अथवा ये चालू नाम की राशि देखें। तो जो राशि देखने का जो हम राशिफल देखते हैं, फलादेश देखते हैं, ये जन्म कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है विशेष रूप से। और दूसरा क्या है कि कभी कभी एक और भ्रम आता है कि भाई हमारा तो जन्म का समय ही नहीं है, कुंडली ही नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे, ये विषय आते हैं। तो इनको हम समझ लें। यदि हमको विवाह करना है तो यदि जन्म की तिथि नहीं है, जन्म का समय नहीं है, स्थान नहीं है, तो नाम राशि से तुरंत कुंडली बना करके हम मंगल आदि की स्थिति को देखते हैं, उससे विचार करके विवाह आदि शुभ है, मिलान हो रहा है अथवा नहीं, ऐसी बात हम जातक को, उसके माता पिता को बता करके उसकी शुभता अशुभता को हम ये विश्लेषण कर सकते हैं उसका। इसलिए इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक आध ऐसी हजारों कुंडलियों में से एक ऐसी कुंडली होती है जिसमें अष्टम भाव, यदि पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव और स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव सप्तम भाव पाप दृष्ट हो, पाप प्रभावित हो, तो उसको प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो उसका भी समाधान है। इसलिए चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी विषय में अष्टकूट मिलान में एक बात आती है कि भाई हम जो अष्टकूट मिलाते हैं, तो अष्टकूट मिलान में राशि का वर्ण है, उसका वश्य है, राशि स्वामी है। ऐसे अष्टकूट में 8 प्रकार की स्थितियों को मिलान करके जो निष्कर्ष निकालते हैं, चूंकि इन सब का योग 36 होता है, तो जो जो चीज़ें मिल जाती हैं उन सब के गुण मिलते हैं। कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 22,
कभी 23, ऐसे गुण मिलते हैं। तो कुंडली से कुंडली का मिलान पहले देखना होता है कि कुंडली से कुंडली के मिलान को 50 अंक दिए जाते हैं। यदि कुंडली से कुंडली का मिलान है तो 50% कुंडली आपकी मिल गई। उसके बाद फिर हम आते हैं अष्टकूट मिलान पर। अष्टकूट मिलान में यदि उदाहरण स्वरूप कुंडली से कुंडली का मिलान 50% आया और अष्टकूट मिलान में 18 नंबर आपको मिले तो 50, 10, 60, 8, 68 नंबर हो गए। कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली का मिलान 68% हो गया, जो उत्तम है। ऐसी स्थिति में विवाह करना योग्य है, इसमें किसी प्रकार से संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मिलान करते हुए हम अष्टकूट का ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं और अपने जीवन में महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। प्रत्येक अवस्था में स्त्री के लिए गुरु के रत्न को धारण करना, गुरु के मंत्र का जप करना, हल्दी जल में डाल करके स्नान करना, ये उनके लिए सौभाग्य कारक प्रयोग हैं। इसको करते रहें। इसी प्रकार से हम विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत करते हुए जो हमारे मनीषियों ने दिए हैं, हमारे ऋषियों ने दिए हैं, आज के अवसर पर बस आपके समक्ष श्री भाग्य में, श्री न्यूज में आपके समक्ष ज्योतिष की जानकारी आपको प्राप्त हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।